UK. And beside this, I'm a certified BIM manager from Royal Institute of Chartered Surveyors. And also I'm a certified BIM professional from Ken BIM and Revit certified professional from Autodesk. So they just एक short सा introduction है जो जिन लोगों ने अभी first time इस session को join किया है. ठीक है, can you go to the next slide? अच्छा, तो नेक्स्ट स्लाइड आज जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले बिम स्टैंडर्ड्स कि बिम स्टैंडर्ड्स क्या है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स क्या है और आईएसओ मीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या है, उसके साथ साथ बिम डॉक्यूमेंट्स क्या है, EIR एक डॉक्यूमेंट होता है एम्प्लॉयर इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट, ये क्या चीज है, बिम एग्जीक्यूशन प्लान ये क्या चीज है, एंड बिम एग्जीक्यूशन प्लान की जितनी भी अपेंडिसेस है वो क्या क्या होते हैं. ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स है, हम आज इन सब को कवर करेंगे. ये जरा मुश्किल है और आप लोगों को अभी इतना ज्यादा समझ नहीं आएगा, बट स्टिल आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत आइडिया भी हो जाए तो इट्स मोर देन एनफ. तो काइंडली इस पे ज्यादा कंसंट्रेट करें. एंड लेट्स स्टार्ट विद BIM स्टैंडर्ड्स. कैन यू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? अच्छा, तो यहाँ पे आप लोगों को कोई आइडिया है कि स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? किसी को भी? ओके, सो स्टैंडर्ड बेसिकली आर्किटेक्चर के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, स्ट्रक्चर के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी फील्ड है उसकी अपने गाइडलाइन डॉक्यूमेंट्स होते हैं. ठीक है, ये गाइडलाइन डॉक्यूमेंट्स जो इंटरनेशनल बॉडीज है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स है, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स है, वो इंटरनेशनल बॉडीज एक डॉक्यूमेंट डेवलप करते हैं, गाइडलाइन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिससे सब लोगों को हेल्प मिलती है कि वो सक्सेसफुली उसी प्रोसेस को या उस चीज को इम्प्लीमेंट करें. ठीक है, तो आर्किटेक्चर में आप देखें तो काफी सारे ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स है, मतलब आप अगर कोई हेल्थ फैसिलिटी ले ले तो इसके अपने स्टैंडर्ड्स है, वो लोग फॉलो करते हैं इंटरनेशनली सारे प्रोजेक्ट्स में. AIA अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स, उनके अपने स्टैंडर्ड्स है, वो लोग फॉलो करते हैं काफी सारे प्रोजेक्ट्स के लिए. इस तरह स्ट्रक्चर के अपने काफी सारे डॉक्यूमेंट्स है, स्टैंडर्ड्स हैं. तो सिमिलरली बिम के भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं. ठीक है, और ये स्टैंडर्ड्स गाइडलाइन डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, और सारे जितने भी बिम के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं पूरी दुनिया में, तो वहां पे ये गाइडलाइन डॉक्यूमेंट्स फॉलो होते हैं और ये इम्प्लीमेंट इसी की बेस पे बिम प्रोसेस इम्प्लीमेंट होता है. तो बेसिकली जो स्टैंडर्ड्स है उसका डेफिनेशन ये है कि एक गाइडलाइन डॉक्यूमेंट जो इंटरनेशनल किसी बॉडी ने क्रिएट किया हो और उसी को सारे लोग थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉलो करते हैं किसी प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए. तो आई थिंक इट्स क्लियर, आप लोगों को अभी आइडिया होगा कि स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं. इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर है. ओके, ठीक है, तो ये इस स्लाइड में एक ओवरव्यू है कि डिफरेंट टाइम्स पे कौन से स्टैंडर्ड्स डेवलप हुए हैं. तो 1976 में एक डॉक्यूमेंट है, फिर 1988 में एक डॉक्यूमेंट डेवलप हुआ है, फिर 1994 में सर माइकल लेथन उसने डेवलप किया, फिर 1998 में जॉन एगन उसने एक रिपोर्ट डेवलप किया था, फिर 2002 में एक दूसरा डॉक्यूमेंट है, फिर 2003 और फाइनली 2007 में BS ब्रिटिश स्टैंडर्ड 1992 और 2013 में PAS पब्लिकली अवेलेबल स्पेसिफिकेशन PAS 1192 सीरीज डेवलप हुआ था. और अभी तक जितनी भी प्रोजेक्ट्स है वो
पास 1192 को फॉलो कर रहे थे अंटिल 2018। 2018 के बाद जो नए डॉक्यूमेंट्स आए हैं वो है ISO 19650 पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो बाकी जो पुराने वाले डॉक्यूमेंट्स है उसको आप लोग भूल जाएं, लेकिन जो आखिर में है पास 1192 एंड BS 19650 पार्ट 1 एंड 2, ये जब भी आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाएंगे या कहीं पे भी, तो ये डॉक्यूमेंट्स इनका नाम लिया जाएगा कि ये प्रोजेक्ट जो बिम प्रोजेक्ट्स है ये इन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर, या तो पास 1192 को फॉलो करता होगा या 19650 पार्ट 1 और पार्ट 2 को, जो फाइनल है 2013 और 2018 के। ठीक है, तो ये नाम आप लोगों को याद होने चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड्स की समझ आ गई कि क्या है, और बिम के स्टैंडर्ड्स क्या है, पास 1192 सीरीज एंड 19650 सीरीज। कैन यू गो टू नेक्स्ट स्लाइड? अच्छा, अब इस स्लाइड में 2019 तक कौन से स्टैंडर्ड्स यूज हो रहे थे? BS 1192 एंड पास 1192 पार्ट 2, ये स्टैंडर्ड्स यूज हो रहे थे। और अभी कौन से यूज हो रहे हैं? 19650 पार्ट 1 और 19650 पार्ट 2। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि अभी जितने भी बिम प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं या बिम कहीं पे भी इम्प्लीमेंट हो रहा है तो वो इन ही स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर है। ठीक है, अच्छा जी सर। अच्छा, अभी आप लोगों को इसका आइडिया हुआ कि स्टैंडर्ड्स कुछ है और उसी की बेस पे हम पूरे बिम जो प्रोजेक्ट्स है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। अब इसी डॉक्यूमेंट्स जो स्टैंडर्ड्स है इसके बेस पे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कुछ क्लाइंट की तरफ से आते हैं, फिर कुछ डिजाइन टीम की तरफ से डेवलप होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से डेवलप होते हैं। तो इन चीजों का आप लोगों को जरूर आइडिया होना चाहिए कि इन स्टैंडर्ड के बेस पे कुछ बिम डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, और उन डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है उसका नाम है EIR, एम्प्लॉयर इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, अगर कोई भी क्लाइंट लेट से पाकिस्तान में NHA है, वो प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं एक बिम प्रोजेक्ट, तो वो सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को एक डॉक्यूमेंट देगा और उसका नाम होगा EIR, एम्प्लॉयर इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है जी सर। ठीक है, और उसी एम्प्लॉयर इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट का जो डॉक्यूमेंट है उसमें उसके 3 पार्ट से टेक्निकल, मैनेजमेंट एंड कमर्शियल। ठीक है, तो उसमें क्लाइंट अपने पूरे रिक्वायरमेंट्स लिखता है कि हमें बिम से क्या क्या चीजें हमें चाहिए, हमारे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। ये क्लाइंट की तरफ से एक डॉक्यूमेंट आता है, उसको कहते हैं EIR। और ये आप लोगों को जरूर यहाँ पे अगर आप राइट साइड पे देखें तो PDF एक डॉक्यूमेंट मैंने इंसर्ट किया है प्रेजेंटेशन में। आई डोंट नो कि वहां पे आपको नजर आ रहा है प्रेजेंटेशन में या नहीं। PDF कोई नजर आ रहा है? अच्छा, इट्स ओके, अगर नहीं है तो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप लोग उसको फिर देख सकते हैं। ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट है कि एम्प्लॉयर इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट दिखता कैसे है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे इंसर्ट किया है। आप लोग आफ्टर द प्रेजेंटेशन आप लोग उसको देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या है। ठीक है, कैन यू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? हेलो? जी सर।
अच्छा, दूसरी स्लाइड पे कैन यू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? शो नहीं हो रहा सर आप अस्सलाम वालेकुम सर, आप कंटिन्यू करें। मे बी अब्दुल रहमान के पास सिग्नल का इशू हो। आप कंटिन्यू करें, स्लाइड्स हमारे पास खुली हुई हैं। ठीक है। अच्छा, दिस वन इज ब्लैंक सर। अच्छा ऊपर जाएं। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है EIR, वो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये क्लाइंट की तरफ से एक डॉक्यूमेंट आता है, उसमें सारे जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स है और क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस है वो सारे उसमें मेंशन्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद कंट्रैक्टर्स जो है या डिजाइन टीम है जिसको प्रोजेक्ट अवार्ड होता है, वो उसी की बेस पे एक डॉक्यूमेंट डेवलप करते हैं, उसको कहते हैं बिम एग्जीक्यूशन प्लान। ठीक है। बिम एग्जीक्यूशन प्लान शॉर्ट इसको कहते हैं BEP। तो जहां पे भी आप किसी बिम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो सारे लोग इसी को रेफर करेंगे कि बिप में ये लिखा है, बिप में ये लिखा है। तो अगर कल आप लोगों ने किसी इंटरव्यू में जाना है तो एटलीस्ट आपको आइडिया होगा कि ये बिप क्या चीज है। ठीक है। तो जैसे ही हमें कोई डॉक्यूमेंट EIR मिलता है क्लाइंट की तरफ से, उन्होंने अपने रिक्वायरमेंट सारे उसमें मेंशन किए होते हैं कि हमें बिम से ये चीजें। तो एज अ रिस्पॉन्स टू EIR, कंट्रैक्टर्स या कंसल्टेंट्स जो है वो एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसको कहते हैं बिम एग्जीक्यूशन प्लान। अब बिम एग्जीक्यूशन प्लान के दो पार्ट्स है, एक होता है प्री BEP एंड पोस्ट BEP। प्री BEP वो ही डॉक्यूमेंट होता है जब आप लोग किसी प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है। बिफोर द अवार्ड, मतलब किसी क्लाइंट ने एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया और डिफरेंट कंसल्टेंट्स या डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स उसके लिए अप्लाई करते हैं, तो इनिशियली वो प्री बिम एग्जीक्यूशन प्लान, अवार्ड होने से पहले एक बिम एग्जीक्यूशन प्लान वो सबमिट करते हैं, और इसी डॉक्यूमेंट में ये लोग जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट से उसका अपना रिस्पांस लिखते हैं कि हमारे पास ये पूरा टीम है, इसमें इतने इतने बिम मेंबर्स है, हमारे प्रीवियस ये इतने प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं, ये एक्सपीरियंस है हमारा, और ये जो रिक्वायरमेंट्स है उसको इसी इसी तरीके से हम प्रोवाइड करेंगे। तो इन सारी चीजों का जो रिस्पांस होता है जिस डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं उसको कहते हैं प्री बिम एग्जीक्यूशन प्लान। ये क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा, क्लियर है सर, क्लियर है। अच्छा, ये टॉपिक जरा मुश्किल है, आई अंडरस्टैंड आप लोगों को अभी इतना समझ नहीं आएगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। अच्छा, जब नेक्स्ट स्टेज जो है पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट बिम एग्जीक्यूशन प्लान, उसमें ये है कि जब लेट्स से 10 या 15 कंपनीज एक प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया और सिर्फ एक कंपनी को वो प्रोजेक्ट अवार्ड हो गया, ठीक है, किसी एक कंपनी को प्रोजेक्ट अवार्ड हो गया ऑलरेडी, तो वही कंपनी फिर एक दूसरा बिम एग्जीक्यूशन प्लान, एक डॉक्यूमेंट बनाएगी और उसको कहेंगे पोस्ट बिम BEP या पोस्ट बिम एग्जीक्यूशन प्लान। और वो फिर पूरी डिटेल में होता है, उसमें सारे यहाँ पे जो टेबल ऑफ कंटेंट्स आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें हमने उसमें ये इंफॉर्मेशन देनी है। लेट्स से अगर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द EIR कि EIR में क्लाइंट ने क्या क्या मांगा है, उसका रिस्पांस हम देते हैं। मैनेजमेंट दूसरा पार्ट है कि हमारे पास टीम क्या है, कौन सा टीम किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, हर एक बंदे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, ये सारा इसी डॉक्यूमेंट में हम मेंशन करते हैं। फिर इसमें आखिर में अगर आप देखें सॉफ्टवेयर है कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर इस प्रोजेक्ट में यूज होंगे, और एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट ये कैसे हम क्लाइंट को पूरा मॉडल, बिम मॉडल और जो इंफॉर्मेशन है वो किस फॉर्मेट में और किस तरीके से हम उसको हैंड ओवर करेंगे। डिफरेंट माइलस्टोन्स हैं प्रोजेक्ट के
कि डिफरेंट माइलस्टोन पे कहाँ कहाँ पे हम कौन से इंफॉर्मेशन देंगे। तो ये सारी चीजें होते हैं पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट बिम एग्जीक्यूशन प्लान में। ठीक है, तो टू समराइज, यहाँ तक समराइज करने के लिए अगेन मैं आप लोगों को बताता चलूं कि बिम स्टैंडर्ड्स हैं, ISO 19650 गाइडलाइन डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, वो होते हैं इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बेस पे EIR, अगर क्लाइंट कोई बिम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करता है तो वो एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है, उसको EIR कहते हैं। उसमें अपने सारे एक्सपेक्टेशन और रिक्वायरमेंट्स लिखते हैं। उसके रिस्पॉन्स में जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो प्री बिप या प्री बिम एग्जीक्यूशन प्लान सबमिट करते हैं, और जिस कॉन्ट्रैक्टर को प्रोजेक्ट अवार्ड हो जाए तो वो एक दूसरा बिम एग्जीक्यूशन प्लान बनाते हैं पूरे डिटेल में, और उसको कहते हैं पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट बिम एग्जीक्यूशन प्लान। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद होना चाहिए। और अगर आप इस यहाँ पे देखिए ये PDF, इस पे अगर आप कंट्रोल के साथ क्लिक करें तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया है। उसमें पूरा लिखा है कि बिम एग्जीक्यूशन प्लान प्री EIR किस तरह होता है, प्री बिप कैसे होता है, उसका पूरा फॉर्मेट मैंने वहां पे प्रोवाइड किया है। और पोस्ट बिम एग्जीक्यूशन प्लान जो है वो कैसे होता है वो भी मैंने वहां पे प्रोवाइड किए सारे स्लाइड्स में, और मैं ये ग्रुप में भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स की आप लोगों को समझ आ गई थोड़ी बहुत? Yes, sir. Clear. जी Yes, सर। sir. अच्छा, किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं अभी। एनी क्वेश्चन? No, sir. Sir, continue. सर क्वेश्चन तो है एक सर। जी जी बताएं। ये डिस्कशन सर है, आप बिम, ऐसा ना समझे कि मतलब जी लेक्चर दे रहा हूँ, ये डिस्कशन है, आप कुछ पूछ सकते हैं। गो अहेड। सर बिम प्रोजेक्ट के लिए जो एनालिटिकल और स्टैटिस्टिकल डेटा रिक्वायर्ड होता है वो इन डॉक्यूमेंट्स में आता है या नहीं आता, जैसे कोई भी डेटा जो हमने प्रोसेस करना है? सारा मतलब इसको जो डॉक्यूमेंट है बिम एग्जीक्यूशन प्लान, इसको कहते हैं बाइबल ऑफ बिम। मतलब आप बिम प्रोजेक्ट में जो भी चीजें कर रहे हो वो बिम एग्जीक्यूशन का पार्ट होगा। तो सारा डेटा जो है वो इसी डॉक्यूमेंट में आता है। ठीक है, सही है। ठीक है, मतलब ये जिस तरह आप लेट से आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एक तो आपने ड्राइंग्स बनाने हैं, मॉडल्स बनाने हैं, टीम ने काम करना है, ये एक डॉक्यूमेंट होता है कि प्रोजेक्ट के स्टार्ट पे आप क्लाइंट को देते हैं कि ये हमारा टीम है, हम इतने बंदे हैं और ये हमारी स्ट्रेटजी है, हम इसी के मुताबिक पूरा प्रोजेक्ट आपको डिलीवर करेंगे। तो इसमें जो भी डेटा आता है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड सब कुछ रिकॉर्डेड होता है बिम एग्जीक्यूशन प्लान में। तो सर ये बिम एग्जीक्यूशन प्लान में जो डेटा हमें रिक्वायर्ड है ये हमें क्लाइंट देगा या हमें खुद से फॉर्मुलेट करना होता है? फॉर एग्जांपल किसी भी बिल्डिंग के हीट एनालिसिस के लिए जो भी डेटा रिक्वायर्ड है ये हमें फॉर्मुलेट करना होगा या ये बिम डॉक्यूमेंट की सूरत में हमें ऑलरेडी मिलेगा? अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। असल में जो EIR हमें मिलता है क्लाइंट की तरफ से, उसमें उनके रिक्वायरमेंट्स होते हैं और कुछ लेगेसी डेटा भी उनके पास होता है। ठीक है, तो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि उसमें आप लोगों को सर्वे डेटा मिल जाता है। ठीक है, और काफी सारी इंफॉर्मेशन है वो क्लाइंट की तरफ से मिलते हैं, लेकिन सम टाइम वो नहीं मिलते हैं। अगर मिलते हैं तो हम उसी को यूज करेंगे, अगर नहीं मिलते तो फिर डेफिनेटली हमने खुद उसको एनालाइज करना है और वो डेटा हमने खुद प्रोवाइड करना है, और उसके अलग चार्जेस होते हैं। ठीक है, ठीक है, सही। अच्छा, तो आप लोगों का भी आइडिया हो इससे कि आप जब आप लोग फील्ड में जाएंगे, कोई भी मॉडलिंग करेंगे, कोई भी बिम प्रोसेस किसी भी, तो आप लोग ये नाम बहुत ज्यादा सुनोगे
कि बिप में क्या लिखा है, तो आप लोग हेलो यस सर, यस सर। अच्छा, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना था? सर ये आवाज क्लियर नहीं आ रही। कंटिन्यू करें सर, कंटिन्यू करें, ये वो है। हाँ अच्छा, दूसरा, अभी ये तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया कि बिम के कितने डॉक्यूमेंट्स हैं। अभी आते हैं, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा LOD या लेवल ऑफ डिटेल्स। ये आप यस। लोगों ने किसी ने सुना है ये नाम? नहीं सुना, फिलहाल तो नहीं सुना। अच्छा अच्छा, बिम में एक चीज होता है LOD, लेवल ऑफ डिटेल्स और लेवल ऑफ डेवलपमेंट। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि लेवल ऑफ डिटेल्स क्या है। तो यहाँ पे जिस तरह हमने, आप स्लाइड आगे जाएं, इससे आगे। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिम मॉडल्स के डिफरेंट लेवल्स होते हैं डिटेल्स के। मतलब जब कोई क्लाइंट आपको एक प्रोजेक्ट अवार्ड करता है तो EIR में ये लिखा होता है, वो कहते हैं कि हमें एक मॉडल चाहिए विद लेवल ऑफ डिटेल्स 300 या लेवल ऑफ डिटेल्स 500, लेवल ऑफ डिटेल्स 200। ये स्टैंडर्ड्स हैं जो बिम स्टैंडर्ड 19650 में ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं। ठीक है, तो अभी इसको समझना है कि लेवल ऑफ डिटेल्स 100 क्या है, लेवल ऑफ डिटेल 200 क्या है, एंड लेवल ऑफ डिटेल्स 300 एंड 500 ये क्या चीजें हैं। ठीक है, तो अगर कोई क्लाइंट यही कहता है कि मुझे लेवल ऑफ डिटेल 100 चाहिए, तो इट मींस कि आप सिर्फ एक मॉडल बना सकते हैं जो जेनेरिक रिप्रेजेंटेशन हो। जिस तरह यहाँ पे क्लियर है कि उसमें काफी ज्यादा डिटेल नहीं होती, सिर्फ एक जेनेरिक या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है किसी मॉडल, इसमें 3D ज्योमेट्री नहीं होती। जस्ट आप एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बना के क्लाइंट को दे सकते हैं एंड इट विल फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ LOD 100। अगर कोई क्लाइंट आपसे LOD 200 मांगता है तो LOD 200 मॉडल एलिमेंट्स जो जियोग्राफिकली रिप्रेजेंटेड होते हैं, ठीक है, और उसका साइज और क्वांटिटी, अप्रॉक्सीमेट साइज और क्वांटिटी भी आप उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसी मॉडल को हम कहते हैं लेवल ऑफ डिटेल्स विद 200। ठीक है, सिमिलरली लेवल ऑफ LOD 300, ये भी अगर कोई मॉडल है जिसमें पूरी ज्योमेट्री आपने बनाई हो, उसमें पूरे इंफॉर्मेशंस हो और शेप, लोकेशन, ओरिएंटेशन, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको एक्यूरेट दे रहे हो, तो फिर आप उसको LOD 300 मॉडल कह सकते हैं। ठीक है, LOD 400 वो मॉडल होता है जो आप फैब्रिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। फैब्रिकेशन ये कि आप उसमें इतने डिटेल्स हो कि आप साइट पे वो इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो LOD 400 का अगर नाम आए तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि आपने एक मॉडल को इतना डिटेल में बनाना है कि उसमें सारी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट हो और कंट्रैक्टर उसको उसी डिटेल के बेस पे साइट पे फैब्रिकेशन उसकी कर सकता है। ठीक है, फिर है लेवल ऑफ डिटेल्स 500। तो लेवल ऑफ डिटेल 500 में ये है कि ये एज बिल्ट इंफॉर्मेशन होते हैं कि आपने कोई बिल्डिंग बनाई और जिस तरीके से बना है उसका मॉडल आपने पूरे डिटेल के साथ बनाया, तो फिर उसको आप कह सकते हैं LOD 500। ये चीज समझ आ गई? जी सर। आ ठीक गया है, सर, आ गया। अच्छा, तो बिम प्रोसेस में लेवल ऑफ डिटेल्स होते हैं और ये क्लाइंट आपको बताएगा कि कौन सी लेवल ऑफ डिटेल्स उनको चाहिए। तो ये है LOD 100, 200, 300 एंड 500।
ठीक है, 100 just generic representation, 200 generic representation with some information, 300 with all the information regarding shape, location and orientation, 400 वो जिससे आप fabrication कर सकते हो, और 500 जो as built model आप बनाते हो. ठीक है, can you go to the next? Excuse me sir, मेरा एक question है. Yes, go ahead. सारे लेवल ऑफ डेवलपमेंट में ये जितनी भी कैटेगरीज बनी हुई हैं, इस लिहाज से जो बिम मैनेजर है उसकी लाइसेंसिंग या उसके स्कोप ऑफ वर्क की भी तो कोई कैटेगरीज होती हैं कि ये LOD 100 का लाइसेंस्ड है या ये LOD 300 का लाइसेंस्ड है? इस बारे में कुछ थोड़ी इंफॉर्मेशन भी दीजिए. अच्छा, नॉर्मली बिम मैनेजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो जो मैंने ऊपर आपको जो डॉक्यूमेंट्स बताएं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लिखना और पूरा प्रोसेस बनाना, ये बिम मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको इम्प्लीमेंट करना. ठीक है, अब LOD 100 200 इसकी कोई लाइसेंसिंग नहीं है. मतलब ये आप इस तरह कुछ नहीं कर सकते कि ये बंदा इतना कर सकता है, या इस तरह कोई भी टर्म नहीं है. लेकिन ये डिपेंड करता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स पे कि क्लाइंट को कितनी डिटेल्स रिक्वायर्ड है एक बिम मॉडल से. ठीक है. अच्छा, तो लेकिन ये चीज आप लोगों को जरूर आनी चाहिए. सारे इसको एक दफा देख लें. अगर आप लोगों ने बिम पे काम करना है तो ये टर्म्स LOD 100 और 500 ये सारे आप लोगों को उसका पता होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद जो स्लाइड है वो है कोऑर्डिनेशन प्रोसेस का. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है बिम प्रोसेस का, कि बिम प्रोसेस में कोऑर्डिनेशन क्या होती है. आप लोगों को कोई आइडिया है कोऑर्डिनेशन का? कोऑर्डिनेशन यही है ना सर कि आप जब 2 से 3 ऑब्जेक्ट्स पे सिमिल्टेनियसली काम कर रहे होते हैं तो आप उन दोनों को कंपैरेटिवली लेके चलते हैं ताकि एक का जो इनपुट है वो दूसरे के लिए भी वायबल हो. अच्छा, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है. अच्छा, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन कोऑर्डिनेशन. बिम प्रोसेस में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है. ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि डिफरेंट टीम्स हैं. लेट्स से आर्किटेक्ट अपना एक आर्किटेक्चर मॉडल बना रहा है, स्ट्रक्चर वाले अपना स्ट्रक्चर मॉडल बना रहे हैं, MEP वाले अपना MEP मॉडल बना रहे हैं. तो इन सब को एक मॉडल में कंबाइन करना, और इसी मॉडल को कहते हैं फेडरेटेड मॉडल. ये फेडरेटेड मॉडल आप लोग जहन में रखें, ये जरूरी है. फेडरेटेड मॉडल वही होता है जिसमें सारे मॉडल्स, डिफरेंट डिसिप्लिन मॉडल्स हमने एक ही मॉडल में इंटीग्रेट किए होते हैं, उसको कहते हैं फेडरेटेड मॉडल. ठीक है, तो बिम कोऑर्डिनेशन प्रोसेस में क्या होता है कि एक फेडरेटेड मॉडल होता है, उसमें हम सारे मॉडल्स को कंबाइन करते हैं और एक क्लैश डिटेक्शन प्रोसेस है वो चलाते हैं, और फिर उसमें हमें क्लैशेस ऑटोमेटिकली वहां पे आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि ये केबल डक्ट वॉल के साथ क्लैश हो रहा है, या ये कॉलम वॉल से बाहर आ रहा है. मतलब ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाइड हो जाते हैं प्रोसेस में, और फिर हम डिफरेंट टीम्स को थ्रू रिपोर्ट्स होते हैं, क्लैश रिपोर्ट, उस रिपोर्ट्स पे हम डिफरेंट टीम्स को सेंड करते हैं वो रिपोर्ट कि आपके मॉडल में ये मसला है, आप इसको करेक्ट करें दूसरी टीम को कि आपके मॉडल में ये है. और ये प्रोसेस हर वीक, मतलब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो वीकली, हर वीक मोस्टली वेडनेसडे या थर्सडे को एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग होता है. उसमें जितनी भी सब डिसिप्लिन्स है वो अपना मॉडल शेयर करते हैं, उसको एक बिम कोऑर्डिनेटर होता है, वो कंबाइन करते हैं सारे मॉडल्स को, क्लैश डिटेक्शन रन करता है और फिर सारे टीम्स को सेंड करता है कि आपके मॉडल में ये इश्यूज है और इसको आप लोग रिजॉल्व करें. ठीक है, ये तो हो गया कोऑर्डिनेशन प्रोसेस के ये कैसे होता है. दूसरा जो फर्स्ट पिक्चर मैंने दी है रेविट, टेक्ला और ये काफी सारे,
तो कोऑर्डिनेशन के लिए मोस्टली जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो है नेविसवर्क्स। आप में से किसी ने नेविसवर्क्स पे काम किया है? एनीवन? नहीं सर, नहीं किया। अच्छा, तो ये आप लोगों ने जरूर इसको सीखना है, इसलिए कि फिर आगे अगर आप लोगों ने किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना है जिसमें बिम से काम होता है, तो आप लोगों को जरूर नेविसवर्क्स एक सॉफ्टवेयर है, उसमें सारे कोऑर्डिनेशन मतलब जितने भी डिफरेंट डिसिप्लिन के मॉडल्स है वो नेविसवर्क्स में हम कंबाइन करते हैं फेडरेटेड मॉडल में, उसी में ये सारा क्लैश डिटेक्शन जो प्रोसेस है वो उसी में ही होता है। ठीक है, तो अभी आप लोगों को कोऑर्डिनेशन का समझ आ गया कि क्या चीज है और ये कैसे काम करता है, या मैं फर्दर एक्सप्लेन करूं? मुझे तो आ गया है, काफी सफिशिएंट है। अगर क्वेश्चन है किसी का तो कर लें सर। अच्छा अच्छा, मैं आप लोगों को जरा क्लियर करता जाऊं कि यहाँ पे मैं आप लोगों को सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर फर्दर आप लोगों ने खुद जाके ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेट करने हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ग्रुप में भी पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो चीजें मैं आपसे आज डिस्कस कर रहा हूँ ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बाद में जाके सारे आप लोगों ने इस पे रिसर्च करना है और इसको सीखना है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो स्लाइड है वो है जो इम्पोर्टेंट चीज है बिम में, वो है कॉमन डेटा एनवायरनमेंट। किसी ने सुना है नाम कॉमन डेटा एनवायरनमेंट का? नो। अच्छा, नॉर्मली जो आप लोगों का जो नॉर्मल प्रोसेस है No, sir. कन्वेंशनल डिजाइन का, उसमें आप लोग कैसे काम करते हैं? आपके कंप्यूटर पे आपका फाइल होता है, अगर आर्किटेक्ट हो तो उसके कंप्यूटर पे उसका फाइल होता है, स्ट्रक्चर इंजीनियर का अपने कंप्यूटर पे फाइल होता है, मोस्टली अगर बहुत ज्यादा करे तो एक सर्वर होता है जिसमें सारे फाइल लोग रखते हैं। लेकिन बिम का जो प्रोसीजर है उसमें एक होता है कॉमन डेटा एनवायरनमेंट। ये क्लाउड बेस्ड एक प्लेटफॉर्म होता है जिसमें सारे इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट प्रोजेक्ट्स वो उसी में ही होते हैं और सब लोगों को एक्सेसिबल होते हैं वो इंफॉर्मेशन। मतलब आपकी कंप्यूटर पे कोई फाइल नहीं पड़ा होता, अगर आप कोई काम करते हैं तो वो डायरेक्टली एक क्लाउड बेस्ड सिस्टम पे आप काम करते हैं, जो भी चेंजेस आप करते हैं वो ऑटोमेटिकली वहां पे रिकॉर्ड हो जाते हैं और उसी टाइम दूसरी टीम मेंबर को पता चलता है कि ये आर्किटेक्ट की तरफ से ये चेंजेस आए हैं, स्ट्रक्चर इंजीनियर की तरफ से ये चेंजेस आए हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट इस तरीके से चेंज हुए हैं। तो अगर फर्स्ट आप स्नैपशॉट को देखें तो उसमें सारे मैंने दिए हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर, आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर, क्वांटिटी सर्वेयर्स, ओनर, सब की जितना भी डेटा है वो एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होता है और सारे लोग उसी इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, तो इसको कहते हैं कॉमन डेटा एनवायरनमेंट। अब कॉमन डेटा एनवायरनमेंट के लिए अपने सॉफ्टवेयर, अपने प्लेटफॉर्म्स हैं और उसमें जो ज्यादा फेमस है वो प्रोजेक्ट वाइज है बेंटले का, बिम 360 है ऑटोडेस्क का, जहाँ पे लोग डेटा शेयर करते हैं, तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हैं। तो आप लोगों को ये आइडिया होना चाहिए कि कॉमन डेटा एनवायरनमेंट है क्या चीज, ठीक है, और इसके फायदे क्या हैं। इज इट क्लियर? अस्सलाम वालेकुम। यस यस। यहाँ मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो कॉमन डेटा इन्वायरमेंट आपने बताया है, इसमें आपने बताया कि क्लाउड बेस है, यानी कि इसके लिए आपके पास इंटरनेट होना चाहिए और Exactly. वो क्लाउड पे शेयर होता रहेगा और जहाँ पे भी जो लोग उसमें चेंजेस करेंगे वो हमें अपडेट होती रहेंगी। क्या वो जो चेंजेस होंगी वो हाईलाइट होती हैं या हमें खुद मॉडल में ट्रेस करनी पड़ती हैं कि ये चेंजेस हुई हैं? अच्छा, इसके लिए एक प्रोसेस होता है जो बिम कोऑर्डिनेटर होता है, वो इसका एक रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, बिम कोऑर्डिनेटर की यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि जहां पे भी कोई चेंजेस हो तो वो अपडेटेड मॉडल शेयर करता है और पूरी टीम को थ्रू एक्ोनेक्स या थ्रू ईमेल इन्फॉर्म करता है। ठीक है, मोस्टली यही होता है, या ऐसा भी है कि
प्रोजेक्ट वाइज और BIM 360 में ऑटोमेटिक एक ईमेल जनरेट, जो भी चेंजेस हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली पूरी टीम को एक ईमेल जाता है कि इसी मॉडल में यहाँ पे ये चेंजेस हुई हैं, और वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट भी हो जाते हैं। अगर आप मॉडल ओपन करें, लेट्स से लास्ट वीक एक मॉडल शेयर हुआ है और अभी एक मॉडल शेयर हुआ है, आप दोनों को अगर ओपन करें, कंपेयर करें, तो उसमें ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि इसमें ये चेंजेस होते हैं। बट बेसिकली ये BIM कोऑर्डिनेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन चेंजेस को ट्रेस करें और पूरी टीम को इन्फॉर्म्ड रखें। इज इट क्लियर? जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, और फाइनल जो नेक्स्ट चीज है, ये भी टर्म्स आपको सुनने में मिलेगा, प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन मॉडल और एसेट इंफॉर्मेशन मॉडल। ठीक है, तो प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन जब BIM मॉडल एग्जीक्यूशन स्टेज पे होता है, जब हम लोग बिल्डिंग को डिजाइन कर रहे होते हैं या उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उस टाइम पे जो BIM मॉडल है उसको कहते हैं प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन मॉडल या PIM। ठीक है, और जब क्लाइंट को हैंडओवर होता है आफ्टर कंस्ट्रक्शन, तो उसको फिर कहते हैं एसेट इंफॉर्मेशन मॉडल। ठीक है जी सर। हेलो। यस जी सर, आवाज आ क्लियर। रही है। अच्छा, तो ये आज के लिए यही था। मैं जस्ट आपको उसको समराइज करते हैं कि सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि BIM स्टैंडर्ड्स क्या है। ठीक है, तो BIM स्टैंडर्ड्स डॉक्यूमेंट्स है which is created by British standards and ISO international standards। PAS 1192 सीरीज है और 19650 सीरीज, ये है BIM के स्टैंडर्ड्स। उसी स्टैंडर्ड्स के बेस पे BIM डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, जो EIR है, BIM एग्जीक्यूशन प्लान है, जो पोस्ट प्री BIM एग्जीक्यूशन प्लान और पोस्ट BIM एग्जीक्यूशन प्लान, ये दो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। उसमें पूरा हम प्रोजेक्ट की जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेसेस है, वो हम डॉक्यूमेंट करते हैं और क्लाइंट को सबमिट करते हैं। ठीक है, फिर BIM एग्जीक्यूशन प्लान और EIR का मैंने यहाँ पे आप लोगों को इस प्रेजेंटेशन में ऑलरेडी इंक्लूड किया है। इसके जो एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट्स है, आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद LOD का आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। LOD 100, 200, 300 क्या है, जो हमने एक्सप्लेन किया, पहले डिस्कस किया। उसके बाद कोऑर्डिनेशन प्रोसेस और कॉमन डेटा एनवायरनमेंट, और फाइनली व्हाट इज PIM और एसेट इंफॉर्मेशन मॉडल। ठीक है, तो ये चीजें आज का जो हमारा लेक्चर था वो ज्यादातर BIM मैनेजमेंट पे था, कि BIM सिर्फ सॉफ्टवेयर या रेविट पे हम काम नहीं करते, इसके साथ साथ एक दूसरा पार्ट है जो डॉक्यूमेंटेशन का है। तो अगर आप लोगों ने एक अच्छा BIM प्रोफेशनल बनना है, और डेफिनेटली फ्यूचर में अगर आप लोगों ने अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, तो डेफिनेटली आपको BIM आना चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू कम्पीट। तो इसकी दो पार्ट्स हैं, एक है सॉफ्टवेयर, एक है डॉक्यूमेंट। तो आप लोगों ने दोनों को देखना है, दोनों को समझना है, और फिर अगर आप लोगों की इंटरव्यू हो तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो प्रीवियस लेक्चर के बारे में या अभी के बारे में, या फ्यूचर में कोई आप लोग कुछ और सीखना चाहते हो, तो वो शेयर कर सकते हैं। अच्छा भैया, यहाँ मैं पूछना चाहूँगा एक और क्वेश्चन कि LODs की बात हो रही थी, LODs 500 तक। ये तो आपने जैसे कि बताया कि ये हमारी जो ISO BS जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड ISO जो 19650 में डिफाइन है, ये स्टैंडर्ड LOD लेवल डिफाइन है। अब अक्सर हमें उसके अलावा क्या जो क्लाइंट है, लेट्स से अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ और क्लाइंट
अपने एलओडीज डिफाइन कर सकता है EIR की वक्त, या हम यही फॉलो करते हैं? ये असल में इसमें कंफ्यूजन भी आती है कई प्रोजेक्ट्स पे, लेकिन आपने जब पहले बिम एग्जीक्यूशन प्लान जब आप लिखते हैं तो उसमें आपने क्लियरली डिफाइन करना होता है क्लाइंट को कि हमने एलओडी 100 इतनी इतनी डिटेल में आप लोग, मतलब इसमें हम क्या करते हैं कि एक पिक्चर किसी मॉडल वो शेयर करते हैं क्लैरिटी के लिए कि हम इतने इतने डिटेल्स देते हैं। ठीक है, मैं आपकी बात से समझ गया कि हम जब अपना जो अपना डॉक्यूमेंट बनाएंगे उस वक्त हम लोग एज एन एग्जांपल एलओडीज को ऐड कर देंगे पिक्चर। जब क्लाइंट की तरफ से, अभी मैं एज ए कॉन्ट्रैक्टर लेट से काम कर रहा हूँ, क्लाइंट की तरफ से जब एक चीज आती है, वो उसकी रिक्वायरमेंट आती है EIR में, हमें एलओडी, लेट से वो कहते हैं कि हमें एलओडी 600 चाहिए, और वो जो एलओडी 600 है उसमें वो एक कोई एडिशनल चीज ऐड कर देता है। तो ऐसी प्रैक्टिस भी हो रही है, हाँ मैंने डेफिनेटली, एक प्रोजेक्ट में देखी थी। तो मैं डेफिनेटली वो हो रही है, हाँ एग्जैक्टली वो हो जानना रही चाह रहा, है। क्या वो इस स्टैंडर्ड से हट के काम कर रहे हैं, या वो ठीक है, वो कंसीडर की जाती है चीज? नहीं, वो कंसिडर नहीं की जा सकती। इसे कि अगर 600 EIR में उन्होंने मांगा है और बिप में हमने एग्री किया है कि हम 600 देंगे, और हमने क्लियरली डिफाइन किया है कि हमने ये चीजें देनी है, तो बिम एग्जीक्यूशन प्लान जो डॉक्यूमेंट है वो हमारे पास रेफरेंस होगा। उससे अगर ज्यादा वो मांगते हैं कि बिम एग्जीक्यूशन प्लान हम प्रोजेक्ट के स्टार्ट पे ही सबमिट करते हैं क्लाइंट को, और हम क्लियरली डिफाइन करते हैं उसमें कि हमने ये चीजें देनी है। अगर बाद में क्लाइंट कोई और रिक्वायरमेंट है तो वो फिर डील होता है चेंज रिक्वेस्ट के साथ, और उसके ज्यादा मतलब आप चार्ज कर सकते हैं या क्लाइंट को कह सकते हैं कि हम ये नहीं कर सकते हैं। इसी के आपके पास रेफरेंस जो डॉक्यूमेंट है वो होगा बिम एग्जीक्यूशन प्लान, और आपने सारे जो चीजें हैं वो बिम एग्जीक्यूशन प्लान के मुताबिक ही बनाने हैं, और वो आपके पास एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट होगा। ओके, थैंक यू। और जैसे एक मैंने आपसे थोड़ी देर पहले एक बात पूछी थी कि आपने बताया था कि क्लाउड डाटा एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे हम सब लोग साइमल्टेनियसली चीज़ें शेयर हो रही होती हैं। जिस वक्त हम डिज़ाइन फेज में होते हैं, तो डिज़ाइन फेज में तो हम बहुत ज़्यादा चेंजेस कर रहे होते हैं विद इन, और हम बहुत सारी चेंजेस कर रहे होते हैं, स्ट्रक्चर वाले भी, स्पेशली MEP वाले और आर्किटेक्चर की बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रही होती हैं। उस वक्त भी क्या ये चीज़ काम आती है, या हम लोग कोई एक हफ्ता वेट करके फिर हम उस क्लाउड डाटा में शेयर करते हैं, फिर वो डिडक्शन या चेंजेस फाइनलाइज होती हैं? अच्छा, इसमें ये होता है कि डिफरेंट लिट से आर्किटेक्चर डिसिप्लिन है, ठीक है, तो वो अपनी जो स्मॉलर चेंजेस है वो कॉमन डेटा एनवायरनमेंट में शेयर नहीं करते, वीकली बेसिस पे या 2 वीक्स बेसिस पे अपना मॉडल शेयर करते हैं, ठीक है, और डिफरेंट माइलस्टोन्स होते हैं, तो उसी माइलस्टोन्स को जहन में रख के ही हम वो मॉडल शेयर करते हैं कॉमन डेटा एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो ये नहीं है कि मतलब आप जितनी भी रेगुलरली जो चेंजेस करते हैं वो सारे हम कॉमन डेटा एनवायरनमेंट में शेयर करते हैं। इसके लिए कोऑर्डिनेट इंटरनली, पहले इंटरनल कोऑर्डिनेशन होता है, एक आर्किटेक्ट की तरफ से अपना डिजाइन अगर फाइनल हो जाए तो 1 वीक के बाद हम ही उसको शेयर करते हैं कॉमन डेटा एनवायरनमेंट में। ओके, थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी सर, बिम के उसकी क्वालिफिकेशन या उस लिहाज से थोड़ा मैंने आपसे एक बात करनी है कि जो बिम मैनेजर है, फॉर एग्जांपल उसने डिजाइन की हर एस्पेक्ट पे काम करना होता है, ठीक है, बिम मैनेजर है या बिम को करने वाला मॉडलर है, कोई भी है, तो फॉर एग्जांपल हम बिल्डिंग की MEP पे काम कर रहे हैं, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग में, और उसमें मैकेनिकल का पार्ट फॉर एग्जांपल मॉडल करने के लिए हमें मैकेनिकल इंजीनियर ऑन बोर्ड लेना होगा, या जो मैकेनिकल इंजीनियर सिर्फ हमें डेटा प्रोवाइड करेगा? मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि डेटा का
डेटा को हैंडल करने के लिए क्या हमें अपना वो स्कोप बिल्डअप करना पड़ेगा? फॉर एग्जांपल कोई भी मैकेनिकल HVAC का कोई डेटा आ जाता है तो क्या हमारा ये स्कोप होना चाहिए कि हम उसको समझ सकें, या टोटली वो ऑलरेडी कंप्यूटेबल डेटा हमें देगा मैकेनिकल इंजीनियर जो कि हम सिर्फ मॉडलिंग में यूज कर सकें? अच्छा, दिस गुड क्वेश्चन। टेक्निकली आपको नॉलेज होना चाहिए, डिटेल नॉलेज नहीं, बट समहाउ आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मली जो बिम टीम है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मॉडल को ही मैनेज करना है, ठीक है। जो डिजाइन है वो डिजाइन टीम ही मैनेज करती है, लेकिन एज अ बिम प्रोफेशनल आपको एटलीस्ट इतना नॉलेज होना चाहिए कि आपको जो क्या कहते हैं, मतलब जो मैकेनिकल के है या आर्किटेक्चर के एटलीस्ट जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो आपको इल्म होना चाहिए। अदरवाइज जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स है या दूसरे हैं उसमें डिजाइन टीम भी होती है और वो लोग साइड बाय साइड आपको असिस्ट करते हैं। तो सर इस मामले में कोई ऐसा कंपाइल्ड हुआ कोई बुक, कोई ऐसा रिसोर्स या कोई ऐसी यूनिवर्सिटी कोई ऐसा कोर्स ऑफर नहीं करती कि आपको पूरा एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर एक कोर्स ऑफर करे, रजिस्टर्ड ऑफर करे या अनरजिस्टर्ड ऑफर करे? मुझे इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? हाँ, कोर्सेज तो है काफी सारे, लेकिन वो डिफरेंट लेवल्स पे हैं। मतलब अगर ये जो आज हमने डिस्कशन की इसके लिए एक कोर्स है रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर्स का, बिम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, लेकिन उसका कॉस्ट जरा ज्यादा है, 1400 पाउंड्स है। तो उसमें आपको पूरा आइडिया हो जाता है इन सारे डॉक्यूमेंट्स का और प्रोसेसेस का। वो मैंने खुद किया है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। या दूसरे अभी आई थिंक कुछ मास्टर प्रोग्राम्स भी ज़िगुरेटेक इंस्टीट्यूट है स्पेनिश, वहां से भी आप सीख सकते हैं ऑनलाइन, उनका एक प्रोग्राम है, तो वहां से आप पूरा प्रोसेस सीख सकते हैं। लेकिन स्टिल जब आप फील्ड में जाएंगे तो ये सारी चीजें आपको क्लैरिफाई होंगे। मतलब कोर्सेस से आप एक आइडिया ले सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो नॉलेज है वो आपको फिर जब डे टू डे बिम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो आपको आइडिया होगा। ठीक है सर, ठीक है। थैंक अच्छा, यू। दूसरी बात, जी अभी बिम का कुछ लोग यहाँ पे आर्किटेक्ट्स हैं, तो आप लोगों ने डिफाइन करना होगा कि आगे जाके आपने कहाँ पे पहुंचना है, एज अ बिम मैनेजर काम करना है या एज अ डिजाइन आर्किटेक्ट काम करना है। तो उस लिहाज से फिर आप लोगों ने अपना नॉलेज डेवलप करना है। ठीक है सर, डेफिनेटली। ओके, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, उस्मान ऑनलाइन है यहाँ पे या? इस वक्त मीटिंग में उस्मान कोई भी नहीं है सर। अच्छा, उस्मान एक दूसरा, उससे मेरी बात हुई थी, उसे मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीक अगर वो एक लेक्चर अरेंज कर सकते हैं पूरा, मतलब कि आर्किटेक्चर डिजाइन कैसे डेवलप होता है, MEP और उसकी पूरी मतलब मॉडल पे के अंदर ही वो पूरी टीम को बताएं कि कैसे ये प्रोसेस होता है। तो मैं उससे बात करूंगा और नेक्स्ट वीक अगर हो सके तो वो सेशन हम फिर अरेंज कर लेंगे, ताकि आप लोगों को पता हो कि मॉडल में कैसे ये सारे मॉडल बनते कैसे हैं, फिर ये इंटीग्रेट कैसे होते हैं, क्लैश डिटेक्शन कैसे प्रोसेस होता है, और फिर वो क्लैश शेयर कैसे होते हैं दूसरे टीम्स के साथ। तो आई विल ट्राई टू कांटेक्ट हिम, और अगर पॉसिबल हुआ तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, सही है। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलो, ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक, और इंशाल्लाह अगर मौका तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ठीक है, ओके ओके सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।